Good evening, guys. So, in today's class, we are going to start with the MCQ of class 10th. As your term 1 is coming, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर प्लीज MCQ पे वीडियो बना दीजिए so that we can understand that how the MCQs are. तो we are going to start with the nutrition वाला टॉपिक टुडे. ऐसे ही अपन डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन, चारों चैप्टर के फटाफट करके सारे एमसीक्यूज देखेंगे. वी डू एज मच एज वी कैन. अभी जितने हो जाते हैं वो करते हैं, और इसी को दो तीन टॉपिक तक न्यूट्रिशन वाले सारे कर लेंगे दो तीन लेक्चर्स में. एंड उसके बाद डाइजेशन करेंगे. एमसीक्यू का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहने वाला है इस बार की. मैं एमसीक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ के आंसर वाला नहीं करने वाला हूँ. वी कैन कंप्लीट होल चैप्टर इन बस. ऑलमोस्ट भी ट्राई करेंगे कि जितना एमसीक्यू करेंगे उसमें पूरा का पूरा चैप्टर हो जाए, ताकि दो दो काम हो जाए. अपने एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाए प्लस अपने चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द क्लास. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like, comment, share as much as you can so that we can grow our channel. So here come your first question. That is, which of the following are energy food? First is carbohydrate and fat, protein, minerals, vitamin, minerals, water of it. तो अपन आंसर को नहीं देखते हो. सबसे पहले तो अपन समझते हैं व्हाट आर द एनर्जी फूड. एनर्जी फूड से वो बात किसकी कर रहा है, वो बात कर क्या रहा है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो. एनर्जी फूड का मतलब क्या हो रहा है. एनर्जी फूड इज ह्यूमन बॉडी का जो पैटर्न है. ह्यूमन बॉडी डजन नो दैट कि आप लोग क्या खा रहे हो. आप उसको कोई मतलब नहीं. आप डोसा खा रहे हो, आप इडली खा रहे हो, आप मंचूरियन खा रहे हो, आप पानी पूरी खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो. ही डजंट नो दैट कि आप खा क्या रहे हो. जो ह्यूमन बॉडी समझती है, ह्यूमन बॉडी ओनली नो दैट थ्री थिंग्स कि भैया यार मेरे को तीन फॉर्म में एनर्जी मिल रही है. या तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रही हूँ, कार्ब्स जिसको आप बोलते हो, या तो वो प्रोटीन ले रहे हो किसी भी फॉर्म में, दाल के फॉर्म में ले रहे हो, प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में ले रहे हो, मिल्क के फॉर्म में ले रहे हो, एनीथिंग. या तो वो कार्बोहाइड्रेट ले रही है बॉडी, या प्रोटीन ले रही है, या फैट ले रही है. तो जो भी आप खाना खाते हो उनको बॉडी इन तीन चीजों में डिवाइड कर देती है. अदर ट्रेस अमाउंट में जो होते हैं, मतलब कम अमाउंट में जो हम लेते हैं, दे आर वाटर, मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. मिनरल्स एंड सॉल्ट, उसके अलावा वाटर, मिनरल सॉल्ट. आफ्टर दैट वी कैन हैव विटामिन्स. ये तीनों ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं कम अमाउंट में. बट जो मेन इंपॉर्टेंट तीन चीज है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है. इन्हीं को बॉडी क्या मानती है, एनर्जी मानती है. इन्हीं को बॉडी क्या मानती है, एनर्जी मानती है. भैया यही है जो एनर्जी हमारी बॉडी की. बाकी सब तो क्या है, घास फूस है. हरी बात समझ में. तो अब समझते हैं कि भैया एनर्जी फूड की बात करें तो देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट है भैया ह्यूमन के लिए. तो हाँ भैया, कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट भी है. तो चलो ये तो समझ में आ रहा है कि ये यही आ गया आंसर, ही आ गया पहला वाला. बट आगे वाले अपन छोड़ेंगे नहीं. अब समझते हैं ये तीन गलत क्यों है. सही वाला सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही आंसर है तो आगे बढ़ जाओ. पहले गलत क्यों है समझे तो, ताकि अगली बार अगर ये डी पे होता और पहले नंबर पे हो जाता तो इसलिए अपन पहले देखते हैं. अच्छा, प्रोटीन है क्या एनर्जी फूड. हाँ भैया प्रोटीन तो है. साथ में मिनरल सॉल्ट. मिनरल सॉल्ट दिख रहा है कि इन तीन चीजों में, नहीं. मिनरल सॉल्ट तो कहाँ है, नीचे ट्रेस में. और ट्रेस वाली चीजों को अकाउंट करना नहीं, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता. विटामिन एंड मिनरल, तो बेटा विटामिन मिनरल भी ट्रेस अमाउंट में, ये भी नहीं हो सकता. अच्छा, वाटर ये भी ट्रेस. अब रफेज, अब रफेज की बात करें, देखो इसीलिए अपन को सारे एग्जांपल पढ़ने थे. अब व्हाट डू यू मीन बाय रफेज. रफेज होता क्या है. तो बेटा रफेज क्या होता है, रफेज जैसे अपन सैलेड खाते हैं. डू यू ईट सैलेड इन योर फूड. सैलेड क्या करता है, तो सैलेड इज द बढ़िया रफेज. मतलब सैलेड जो है अच्छा रफेज का काम करता है. अब रफेज करता क्या है बेटा, तो रफेज हेल्प इन डाइजेशन. रफेज क्या करता है, रफेज जो रहता है डाइजेशन में हेल्प करता है. जैसे जो फूड में फाइबर वाला पार्ट होता है ना, फूड में जो फाइबर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कह देते हैं, रफेज कहते हैं. फूड में जो फाइबर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रफेज कह देते हैं. और इसकी हेल्प इन डाइजेशन, ये याद रखना है ना. इट इज नॉट एनर्जी फूड, इट जस्ट हेल्प इन डाइजेशन. ये आंसर नहीं हो सकता. आंसर कौन सा हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन. तो हमने क्या सीखा पहले क्वेश्चन से, तो वी लर्न दैट अगर अपन एनर्जी की बात करो, अगर अपन एनर्जी की बात करो बॉडी में, तो एनर्जी की बात करने पे बॉडी जो है खाना तीन ही चीजों को मानती है. बॉडी नहीं मानती कि भैया आपका फेवरेट फूड क्या है. बॉडी सिर्फ नोज दैट कि आप तो या तो कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स ले रहे हो, या तो आप प्रोटीन्स ले रहे हो, या तो आप फैट ले रहे हो. दैट्स इट, नथिंग एल्स. अच्छा, बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है, याद दिलाओ मेरे को. बॉडी एनर्जी जो है किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है. वेरी गुड, इट इज एटीपी. बॉडी एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करती है, एटीपी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना. एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन, ये ऊपर लिख दे रहा हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट.
प्लीज नोट इट डाउन, ये कभी एग्जाम में आ सकता है। एटीपी का फुल फॉर्म बताओ, तो यही होना चाहिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डेराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बच्चों। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो बेटा जनरली स्कूल्स में, जनरली क्लासेस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दो बताए गए हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन से बताए गए हैं? दो बताए गए हैं। क्या क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या आता है कुछ? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इफ यू वांटेड टू, तो बेटा एक लेक्चर है मेरा न्यूट्रिशन वाला पूरा, एक लेक्चर है मेरा न्यूट्रिशन वाला पूरा अपलोडेड है। इट वाज अराउंड 45 मिनट्स का लेक्चर है, स्टार्टिंग में ही अपलोड किया था। उसमें सारी के सारी ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाए हैं। तो इफ यू वांटेड टू यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो अपन वापस आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते थे? तो दोज प्लांट और एनिमल्स, जनरली प्लांट्स आर देयर, दोज हु मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज हु मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन थे ये लोग? प्लांट्स थे। तो ये लोग अपना खाना क्या कर रहे थे? खुद बना रहे थे। हेटेरोट्रॉफ दे डिपेंड्स ऑन अदर, दे डिपेंड्स ऑन अदर। याद आ रहा है बच्चों? है ना? इसके अलावा अपने और कुछ पढ़े थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, है ना? ये सारी चीजें भी। तो सैप्रोफिटिक, अब देखो आंसर पहले अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। ऑटोट्रॉफिक, अब ये ऑटोट्रॉफिक क्या है? तो भैया दोज हु मेक देयर ओन फूड, ये ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे। अच्छा, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है होलोजोइक। अब होलोजोइक का मतलब समझो, होलोजोइक मतलब हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का एक और नाम क्या है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों डिपेंड्स ऑन अदर। हम लोग जैसे हम लोग है ना होलोजोइक, तो भैया होलोजोइक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों चलेगा। अच्छा भैया, अब ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक क्या होता है समझते हैं? सबसे पहले सैप्रोफिटिक समझते हैं। बेटा एक कॉपी में साथ में रख लेना, फटाफट जो मैं बोलते जा रहा हूँ, जो ऐसा लगे नहीं आता है, फटाफट से उसकी डेफिनेशन कॉपी में लिख ली, ताकि हम लोग रिवाइज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। सैप्रोफिटिक क्या होता है? सैप्रोफिटिक क्या होता है? These are the organism that feeds on, लिख लो, these are the organism that feeds on non-living organic matter. These are the organism that feeds on, feeds F E E D S, feeds मतलब होता है खाना, that feeds on non-living organic matter known as detritus, DETRITUS, known as detritus, known as detritus। अब ये क्या हुआ सर इसका मतलब? तो बेटा सैप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उन पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि जैसे जो प्लांट होता है, नाइट्रोसोमोनाज होता है, जो कि लैंड सॉइल में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, प्लांट्स के आसपास मिलता है। और ये क्या करता है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना सॉइल में, उस पे फीड करता है। दिस इज अ बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनाज इज अ बैक्टीरिया जो कि उस पे फीड करता है। इसके अलावा कुछ फंगाई होती हैं, कुछ फंगाई भी होती हैं जो कि क्या करती है बच्चों? दे फीड ऑन दिस नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना? ये कहाँ काम आते हैं बेटा? दीज आर वेरी हेल्पफुल इन डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन की प्रोसेस होती है, डीकंपोजिशन की प्रोसेस में दीज आर वेरी हेल्पफुल। और न्यूट्रिएंट साइकिल जो होती है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी तो प्लांट उगता है। सॉइल के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में दीज आर वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट प्रोट्रॉप्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट प्रोट्रॉप्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं किसमें? डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिएंट फिलिंग में। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया और फंगाई। एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया और फंगाई। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं समझते हैं अब। बी ऑप्शन क्या दिख रहा है? पैरासाइट। अब पैरासाइट को समझते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट का मतलब समझो, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी पे रहेंगे, आपकी बॉडी पे रहेंगे, आपसे न्यूट्रिशन लेंगे, बट आपको मारेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप मर गए तो फिर उनका न्यूट्रिशन और उनका खाना पीना तो रुक जाएगा ना। तो इट सर्वाइव ऑन योर बॉडी, और आपसे न्यूट्रिएंट, आपकी जितनी एनर्जी है, आपकी जितनी एनर्जी है वो सब वो चुराने लगते हैं, थोड़ा 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 करके। तो दे आर द स्लो किलर, ऐसा भी बोलते हैं। दीज आर द स्लो किलर, साइलेंट किलर, ये नाम लेते हैं पैरासाइट्स को, साइलेंट किलर। तो ये अपनी बॉडी से न्यूट्रिएंट
पैरासाइट हैं, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब आंसर बता दो क्या आएगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ, देखो ये दो तो हो ही नहीं सकते, अब बचा क्या है, सेप्रोट्रॉप या पैरासाइट, तो आंसर शुड बी पैरासाइट। वेरी गुड बच्चों, आंसर शुड बी पैरासाइट। अब समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से आप लोगों को। गुड, ऐसे ही पढ़ते रहोगे रोज, ऐसे ही अपन अगर क्वेश्चन आंसर्स लगाते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन वेरी गुड परफॉर्म इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। अब भी मैंने बताया था, याद करो, मैंने बताया फंगाई और बैक्टीरिया में एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। क्या वो ऑटोट्रॉफिक है? नहीं, ऑटोट्रॉफिक तो काय में होता है, प्लांट्स में होता है। क्या वो होलोजोइक है? नहीं, ये हो तो एनिमल्स में हो जाएगा। पैरासाइट अभी अपन ने जू वगैरह को देखा, तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या, सेप्रोट्रॉफिक बचाना, और सेप्रोट्रॉफिक की जरूरत है बैक्टीरिया और फंगाई में, तो आंसर शुड बी रिवीजन का फायदा समझ में आया। रिवीजन का फायदा समझ में आया कि भैया एक ही टाइप के क्वेश्चन, अगर अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टिक कराते जाता है, पेपर में देता, बच्चों बच्चों पेपर देना, टेस्ट दे दो, इसमें आपके कंसेप्ट वाइज नहीं होते, पेपर में एक ही जैसे क्वेश्चन जो है बार बार आएंगे, और कितनी भी बार आएंगे, ऐसे घुमा फिरा के लोग पूछ लें। वी कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम। हमारी बच्चों बात समझ में, अभी बात समझते हैं, बेटा रूट ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस। अब ये तो सबको मालूम है, ये तो सबको मालूम है कि पेड़ में पानी हम जमीन में देते हैं, जमीन में होती है रूट, और रूट क्या करती है, रूट वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और लीव्स वगैरह, फ्रूट वगैरह, स्टेम वगैरह सब तक वहां तक पहुंचाने का काम करती है। अब वो पूछ रहा है कैसे, तो अपन सारी ये प्रोसेसेस को पढ़ लेते हैं आज, कि भैया डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, और ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो बच्चों 9th क्लास में आपको डिफ्यूजन की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी, जिसको याद आ गई है, वेरी गुड। डिफ्यूजन क्या था बेटा, तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो एक कहानी सुनाते हैं। ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी में किसी भी चीज का, आपकी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी चीज का। ये कहानी को थोड़ा सा अपन पेंडिंग करते हैं, रुको। ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में किसी भी चीज का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें एनर्जी लगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें एनर्जी लगे, और पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं लगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल में क्या आता है, सॉलिड भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा, और गैस भी आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ from a region of higher concentration from a region of higher concentration to the region of lower concentration to the region of lower concentration is known as diffusion। तो जहां पे ज्यादा रहेगा वहां से कम की ओर जाना इज नोन एज डिफ्यूजन। आर यू गेटिंग इट? जैसे कि याद करो, सबसे अच्छा और सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे कि एक सेल होती है, तो सेल के अंदर मान लो किसी चीज की कमी हो गई, मान लो सोडियम की कमी हो गई, और सेल के बाहर सोडियम बहुत सारा है, तो क्या करेगी, सोडियम का बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम का अंदर कंसेंट्रेशन कम है, तो बाहर से अंदर की ओर एक ट्रांसपोर्ट होगा। सोडियम बाहर से अंदर की ओर आएगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर आएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। आ रही बात समझ में बच्चों? और जिसको नहीं समझ में आया प्लीज लेट मी नो, मैं पूरा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि सर प्लीज आप इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दीजिए। मैं आपको सारी प्रोसेस, जो कहानी वाली बात थी ना, ये कहानी वगैरह, ये वो पूरी पूरा एक सिस्टमैटिक वीडियो अपन बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं किशमिश का, तो किशमिश को पानी में रख देते हैं, तो क्या होता है, किशमिश के अंदर क्या होता है, किशमिश को पानी में रख देते हैं, वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? किशमिश जो होती है उसके अंदर वाटर ना के बराबर होता है, नो वाटर, और बाहर सराउंडिंग में उसको पानी में रखते हैं, तो बाहर पानी होता है, तो बाहर हायर कंसंट्रेशन है वाटर का, किशमिश के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर की ओर क्या होता है, पानी चले जाता है, और किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में बच्चों? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है ना, सेल मेम्ब्रेन इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है पहले, फिर इसी से रिलेटेड होता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल लिखा है ना, इस मटेरियल के जगह पे अगर अपन लिख दो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ पानी का ट्रांसपोर्ट अगर अपन करेंगे, कहां से, वही सेम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे अपन, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसको अपन क्या बोल देंगे, अपन ऑस्मोसिस बोल देंगे, याद आ रहा है, ठीक है। उसके लास्ट क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होता है, ऐसा लगता है पानी टपका, तो पानी कहाँ से आया, तो बेटा जो उसकी लीफ होती है, जो प्लांट की लीफ होती है ना, ये जो लीफ होती है, ये लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, कभी कभी इसमें से क्या होता है, पानी का लॉस होता है ना, पानी का लॉस होता है सरफेस ऑफ लीफ से, लॉस ऑफ वाटर, क्या बोल रहा हूँ, लॉस ऑफ वाटर, बहुत ध्यान से सुनना, loss of water from the surface of leaf or plant, loss of water from the surface of leaf or plant is known as transpiration। और लास्ट नन ऑफ द अबव। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तो बेटा रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, डिफ्यूजन हो सकता है क्या, चांसेस है, बट डिफ्यूजन में हमने देखा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होती है, तो ये डिफ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन में तो लॉस हो रहा है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है बेटा, तो पानी का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर, और पानी ही तो पूछा है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ऑस्मोसिस। आर यू गेटिंग इट, है ना, बात समझ में आई, आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ लीफ इज, अब फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अब देखो, अगर अपन देखिए फोटोसिंथेसिस की साइट लीफ में पूछा है, अगर सिर्फ फोटोसिंथेसिस साइट पूछा तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कहाँ होती है, प्लांट में होती है। अब प्लांट में होती है, प्लांट में क्या होती है, लीफ में होती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक देयर ओन फूड। फिर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा, फोटोसिंथेसिस में एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसकी इक्वेशन बताओ, कौन सी वाली इक्वेशन याद होगा, वो CO2 plus H2O to give C6H12O6 plus 6O2 plus H2O plus एनर्जी, यहाँ पे लिखते हैं क्लोरोफिल, यहाँ पे लिखते हैं सनलाइट। बेटा इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको याद हो जानी चाहिए, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन 6CO2 plus 6H2O था, क्या था वो याद कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, बट यू हैव टू लर्न दिस द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट मीन, है ना। अब उसने क्या पूछा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो अब वो बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब सबसे पहले तो समझो होते क्या क्या है ये। तो बेटा सेल याद है आप लोगों को, अरे सबको सेल याद है, अपने सेल चैप्टर पढ़ा था सेल। तो अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल के अंदर क्या क्या था, तो याद करो सेल के अंदर क्या था, एक लिक्विड प्रेजेंट था, सेल के अंदर क्या था, एक लिक्विड प्रेजेंट था, लिक्विड प्रेजेंट था, और उसके अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड था। तो बेटा ये जो सेल और न्यूक्लियस पूरा जो लिक्विड है, ये पूरा लिक्विड जो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द कलरलेस मटेरियल और कलरलेस फ्लूइड that is present inside the cell, that is known as protoplasm। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, तो न्यूक्लियस वाला मटेरियल छोड़ के, न्यूक्लियस वाला मटेरियल छोड़ के जो ब्लड 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 से मटेरियल बना था, आउटसाइड द न्यूक्लियस के जितना मटेरियल होता है, जितना लिक्विड पार्ट फ्लूइड पार्ट होता है, वो सब क्या हो जाता है बच्चों, वो सब हो जाता है साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करने में क्या काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बात समझ में, ये क्या काम करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी करेंसी क्या थी हमारी, तो अब भी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एनर्जी करेंसी क्या थी, ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
और ए वाला ऑप्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा यही जो क्लोरोप्लास्ट है, यही क्लोरोप्लास्ट से जो कलर पिगमेंट है हमारा कौन सा, क्लोरोफिल, वो सिक्रीट होता है और यहीं पे प्रोसेस होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। याद रखना है इस बात को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज द आंसर ऑफ योर 5th नंबर ऑब्जेक्टिव। समझो कितना, मतलब पेपर टफ नहीं आएगा बट समझ के करना पड़ेगा तभी अपना आंसर आ पाएंगे। चलो नेक्स्ट। इन अमीबा food is digested in the amoeba. Amoeba, this is the very first topic of your life process. जब अपन अमीबा पढ़ते हैं तो अभी हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अमीबा में न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है, खुद अपना खाना बनाता है, डिपेंड रहता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो बेटा इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, देखते हैं अपन कैसा होता था। तो बेटा याद होगा आप लोगों को कि आप लोग ऐसा एक डायग्राम पढ़ते हो, इरेगुलर सरफेस वाली एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है ना। फिर ये इरेगुलर सरफेस वाला ऑर्गेनिज्म के पास क्या आ जाता है, खाने का पार्टिकल आता है, ये आ रहा खाने का पार्टिकल, है ना। ऐसी कुछ पढ़ते हो, याद आ रहा है। फिर क्या करा बेटा, ये क्या करता है, अपनी बॉडी के जो आर्म्स होते हैं इसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करता है, क्यों करता है एक्सटेंड, ताकि ये जो खाना वहां घूम रहा था उसको वो अपने पास तक ला सके। ये जो लाल कलर का खाना था, ये लाल कलर के खाने को वो अपने पास तक ला सके, है ना। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद फिर से वो क्या करेगा, अब ये जो है इसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो खाने का पार्टिकल आया है इसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे सारी की सारी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ले लेगा और फिर यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर देगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन अमीबा। याद आ रहा है बच्चों, इसमें 5 तरह की प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले होता है इंजेशन। इंजेशन होता था, फिर क्या होता है बच्चों, फिर उसका होता है डाइजेशन, फिर क्या होता है, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर क्या होता है असिमिलेशन, और फिर क्या हो रहा है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाना अंदर लेना, डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करना है, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेना, एसिमिलेशन मतलब पूरी बॉडी में जहां जहां पे उसकी जरूरत है उसको ट्रांसफर कर देना, और इजेशन का मतलब क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना, दैट इज द इजेशन वाला पार्ट। तो ये अमीबा वाला याद हो गया चीजें। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड बाय, अब वो डाइजेशन वाली प्रोसेस वाली चीज पूछ रहा है। तो बेटा फूड याद होगा, अमीबा इज अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई भी सेल नहीं होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें होता है क्या, नहीं। क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, नहीं। तो ये देखो दो आंसर तो आप ऐसे ही काट सकते थे। अब बच्चे दो चीजें, दो चीजों में से सही क्या है गलत क्या है, तो समझो स्यूडोपोडिया। तो मैंने अभी आपको बताया जो स्यूडोपोडिया रहता है, ये वाले देखो, ये स्यूडोपोडिया थे, दीज आर द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो आर द फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है लेग्स। तो ये ऐसे फॉल्स लेग बनाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये लेग जैसे बट होते नहीं है, या आर्म जैसे बट होते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस खाने को अंदर लाने का काम करते हैं, डाइजेशन का काम नहीं करते हैं। तो द pseudopodia will also not be the answer, तो the answer should be food vacuoles। देखो सही आंसर नहीं आता था बट गलत तो पता नहीं, ये सब गलत है तो ऑटोमेटिकली सही आंसर आपको मिल जाता है। आर यू गेटिंग इट, हमारी बात समझ में, दिस इज द 6th क्वेश्चन वाला आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, which of the following event in the mouth cavity will be affect if salivary amylase lacking in saliva। अगर सलाइवरी अमाइलेज कम या खत्म हो जाए सलाइवा में तो कौन कौन सी एक्टिविटी रुक जाएगी। डाइजेस्टिव का क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में ये करते हैं कि अपन को ये मालूम होना चाहिए कि भैया सलाइवरी ग्लैंड होती है माउथ में। माउथ में क्या होती है, तो माउथ में होती है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है बच्चों, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये दो चीजें प्रोड्यूस करती है, एक सलाइवा और एक और चीज क्या प्रोड्यूस करती है, एक प्रोड्यूस करती है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या होता है, टाइलिन। ये सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम क्या होता है, टाइलिन। ये क्या हेल्प करता है बच्चों,
तो ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। ये हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। अच्छा, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है कितनी होती है बच्चों? तो टोटल देयर आर 3 सलाइवरी ग्लैंड इन योर बॉडी। इसका नाम क्या है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। या इसका नाम सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल, these are the 3 salivary glands। क्या secrete कर रहे हैं? सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवा को secrete कर रहे हैं। अब सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। डाइजेशन ऑफ फूड, अब भी मैंने बताया, फूड जो है, जो भी हम फूड खाते हैं, ऐसे नहीं कि ये दाल चावल को करेगा और रोटी को नहीं करेगा, नहीं। खाने का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। खाने का मतलब 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये किसको करेगा? तो ये जो है, ये स्टार्ट कराता है डाइजेशन किसका? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का जिसको बोल दो। कार्बोहाइड्रेट का एक और नाम स्टार्च। तो ये डाइजेशन स्टार्ट कराता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये याद रखना। अब देखो क्या लिखा है। अगर अगर माउथ कैविटी विल is what are the following event in the mouth cavity will be affected if the salivary amylase is lacking in saliva। अगर salivary amylase नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? देखो, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैंने बताया फैट का तो कोई काम ही नहीं होता है। किसका चालू कराता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसका एक और नाम क्या होता है? स्टार्च, है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का तो कोई मतलब ही नहीं था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अच्छा, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, नहीं। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, हाँ। तो ये मैंने आपको बताया कि जब माउथ में किसी का डाइजेशन स्टार्ट होता है तो वो चालू होता है स्टार्च का। तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। ये अफेक्ट होता है। समझ में आता है? पेपर टफ भी आ सकता है। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओ, ऐसा सोचो ऑब्जेक्टिव तो है, हो जाएगा, तो वो होने वाला नहीं है। पेपर टफ आ सकता है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड? अब कौन सा रीजन जो है जो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है? बेटा एक बात याद रखना, हमारा डाइजेशन माउथ में होता है, जिसको मैंने अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का। स्टमक में होता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट का, और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो 3 मेन जगह हैं, यहाँ पे हमारे बॉडी का डाइजेशन होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, और सबसे फाइनल डाइजेशन जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट काय में बदलेगा? कार्बोहाइड्रेट जो है वो बदलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट जो है टूट के काय में है? डाइजेस्ट होना का। डाइजेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, दैट आर नोन एज डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। उसके बाद प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन का कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटीन होता है काय में? अमीनो एसिड्स में। और जो फैट होता है, फैट का कन्वर्ट हो जाता है, तो फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये याद रखना। तो ये जो कन्वर्जन हुआ फाइनली, फाइनल कन्वर्जन का होता है, फाइनल कन्वर्जन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा डाइजेशन भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब खाना एब्जॉर्ब भी कहाँ से होता है? तो वो एब्जॉर्ब भी कहाँ से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बॉम्बे के, दैट द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द फूड, द डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रहेगा बच्चों कि हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव फूड होता है, वो डाइजेस्टिव फूड कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब मैक्सिमम कहाँ डाइजेशन होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन। या वो पूछ लेता कि भैया फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बनता है, तो वो भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, अगला देखते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। अब बेटा मैंने आपको एक बार बताया था ये, कि आप जब खाना खाते हो, खाना खाते हो तो ये आपका माउथ है, बोलो हाउ। ये आपका माउथ, ये आपका ईजोफेगस, और यहाँ पे आपका स्टमक का शेप क्या होता है बच्चों? याद करो, किस शेप का होता था स्टमक? स्टमक जे शेप स्ट्रक्चर। स्टमक कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ जे शेप स्ट्रक्चर, याद रखना। ठीक है, स्टमक
J shape structure और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और आपका लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये J shape structure सब ये खाना स्टमक यहाँ पे और ये आपका माउथ यहाँ पे, ये जो बीच वाली जगह होती है इसको बोलते हैं ईसोफेगस। जो बीच वाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। स्पेलिंग सही से बताऊं तो ये SOPHGUS, ईसोफेगस। ठीक है। अब ये जो ईजोफेगस होता है, ये ईजोफेगस करता क्या है, होता क्या है, तो ये ईजोफेगस इज नथिंग, इट इज जस्ट अ पाइप। जस्ट अ पाइप जो क्या क्या कर रहा है, तो वो माउथ को कहां से कनेक्ट कर रहा है, स्टमक के जैसा कनेक्ट, स्टमक तक कनेक्ट कर रहा है बस। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम किसका, ईजोफेगस का। अब जब खाना आपने खाया तो सोचो एक पाइप में खाना डाला, अब वो खाना डालने के बाद क्या होता है, इतना तो उसको ट्रैवल करना है। तो ये एक स्पेशल, जैसे सांप कैसे चलता है, ऐसे 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 चल के वो आगे बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे चल के आगे बढ़ता है ना, तो वैसे ही ये जो अपना खाना आप यहाँ से खाते हो, तो ये जो है ये ऐसा 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 ऐसा, ये दोनों वॉल जो है ऐसी ऐसी हो रही होती है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली खाना जो है वो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और स्टमक तक आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो दिस स्पेशल मूवमेंट का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम होता है सांप जैसी मूवमेंट का, इट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो देखो, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, इसको डाइजेशन हो सकता है, ऑप्शन में आंसर नहीं। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन अभी मैंने बताया कि लॉस ऑफ वाटर, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि रिवीजन बहुत कम आएगा आप लोगों को, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस ऑफ प्लांट सरफेस। तो ये भी नहीं हो सकता। देखो दो ऑप्शन कट जाएगा, अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो थोड़ा सा पढ़ के तुक्का लगाओगे तो अब देखो चांसेस कितने सही है आने के, 50% सही हो गए ना आने के। अरे पहले तुक्का लगाते तो चार में से एक लगाते तो चांसेस 25% ही रहते, अब दो में से एक को लगाओगे तो 50-50 हो गया ना, केबीसी जैसा। या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब भी होता है एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह पे ले जाना, दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बट अपन ने अब भी पढ़ लिया कि भैया ये जो स्पेशल मूवमेंट मिलता है कहाँ पे, ईजोफेगस में, उसका नाम क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सारी बात समझ में याद रहेगा। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। When a few drop of iodine solution are added to rice water, बहुत सही क्वेश्चन है। When a few drop of iodine water, अब ये एक कुछ ड्रॉप है आयोडीन वाटर की, समझ लो। इनको कहाँ करा बेटा, इनको राइस वाटर, मतलब यहाँ मान लो चावल का पानी रखा हुआ है, ये चावल पड़े और ये पानी डाल दो ऐसा, तो ये चावल के पानी में द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक। अब ये सोल्यूशन क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया। This indicates that the rice water contain, अब बेटा राइस वाटर कंटेन, अब मान लो क्वेश्चन नहीं आता, अब आपको अप्रोच कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। अब जब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, आप ये छोड़ने वाली नौबत आ गई, यार अब मैं क्या ही करूँ, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखते हैं। उसमें क्या बोला मैंने, फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, तो एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक आयोडीन सॉल्यूशन की बात हो गई, चलो ठीक है। एडेड टू द राइस वाटर, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गई राइस वाटर। सोल्यूशन कंटेन ब्लू ब्लैक, अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होगी ब्लू ब्लैक। दिस इंडिकेट राइस वाटर कंटेन्स, कंटेन्स पूछा है, चीज अंदर क्या है, राइस वाटर में क्या था जो उसको ब्लू ब्लैक बना दिया। देखो तीन चीजें थी इंपॉर्टेंट देखने लायक, आयोडीन सोल्यूशन था, राइस वाटर पर डाला ब्लू ब्लैक हो गया। अब राइस वाटर में ऐसी क्या चीज थी जो ब्लू ब्लैक हो गई, तो अब सबसे पहले तो अपन देखें राइस। राइस मतलब होता है चावल, राइस मतलब क्या होता है, चावल। अब चावल, अब ऐसी क्या चीज थी, देखो प्रोटीन दिख रहा है, फैट दिख रहा है, स्टार्च दिख रहा है, सिंपल प्रोटीन दिख रहा है। अब एक बात को और समझो कि यहाँ पे प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, स्टार्च है, मतलब चावल एक खाने का चीज हो गया। और बॉडी खाने की चीज को तीनों चीज, बॉडी ये थोड़ी देखती है आप राइस खा रहे हो, बॉडी क्या देखती है, या तो आप कार्ब्स खा रहे हो, या तो आप प्रोटीन्स खा रहे हो, या तो आप क्या खा रहे हो, फैट खा रहे हो। अब मेरे को बताओ चावल जो होता है उनको इन तीनों में से किस में रखूं, चावल खाने से प्रोटीन मिलता है क्या, नहीं। चावल वो दाल खाने से मिलता है, तो प्रोटीन वाला पार्ट हट गया, मतलब ये भी कट गया और ये भी कट गया। कंटेन ही तो पूछा है, राइस वाटर कंटेन, तो मेरे को बताओ चावल में क्या प्रोटीन होता है क्या, नहीं। चावल में प्रोटीन है तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाला आइटम हट गया, सिंपल प्रोटीन वाला हट गया। अब मेरे को बताओ या तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होगा या तो चावल में फैट होगा, तो बेटा फैट जो होता है वो जितनी तेल वाली घी वाली डालडा वाली चीज होती है उनमें होता है फैट। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को नाम स्टार्च, क्या आ जाएगा, समझ में आया। अप्रोच कैसे करनी है, हर चीज से डर जाना
that we can approach the आंसर। मान लो ये अपन ने पढ़ा ही नहीं था, अरे ये एक एक्टिविटी का पार्ट है, ये एक्टिविटी अपन ने पढ़ी नहीं, मगर अपन को ये तो मालूम था कि आंसर जो है उस हिसाब से अपन अगर क्वेश्चन को फ्रेम करें तो आंसर तो अपना आ ही गया ना। अरे बात समझ में आ रही है? तो इन दिस वे वी कैन गो फॉर द पेपर। ये अपन ने अभी जो करे, ये दीज आर द 10 क्वेश्चन फॉर डेमो। ये अपन ने 10 क्वेश्चन करे, आपको कैसे लगे जस्ट कमेंट बिलो, एंड इफ यू वांटेड मोर जस्ट कमेंट कि सर वी वांट मोर, या प्लीज अपलोड द सेकेंड पार्ट। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं इसका सेकेंड पार्ट अगले वाले आने वाले 20 क्वेश्चन के साथ अपलोड करता हूँ, ताकि उसमें न्यूट्रिशन के सारे अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं न्यूट्रिशन के, फोटोसिंथेसिस वाले वगैरह, तो मैं न्यूट्रिशन के सारे टॉपिक उसमें कवर करके अपन ये न्यूट्रिशन वाले को खत्म कर दें, फिर अपन ऐसे ही डाइजेशन करेंगे। तो इफ यू वांटेड दैट सर प्लीज सेकेंड पार्ट अपलोड कर दीजिए, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कम कर रहे हैं बच्चे, लाइक भी कम कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, सो दैट आई अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ यू आर व्यूइंग दैट वीडियो। Fine. And if you have any doubt, please contact me on my WhatsApp number. This is my number 9762459458. Other number is 8871790048. This is also a WhatsApp number. You can contact me on directly on that. And if you want offline classes also, अगर आपको offline classes पढ़ना है तो it will also start it. Offline classes batch signing detail, please contact directly. ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज लेट मी नो। ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, वेरी स्मूथली चल रही हैं, बच्चों को बहुत सारे बच्चे आ भी रहे हैं, और किसी को ज्वाइन करनी है तो आप बता सकते हैं। दीज आर द 2 नंबर दैट आर डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर, and you can don't forget to like and subscribe the video. Thank you so much. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.